Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to discuss how to study paper number 5, that is Financial Accounting of CMA Inter. So let's start. See, इधर फ्रेंड्स हम लोग को इंस्टीट्यूट ने जो भी वेटेज दिया हुआ है वही हिसाब से हम लोग जो भी स्टडी है वो करेंगे, तो हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे. सो इसीलिए हम लोग ये वेटेज का यूज़ करेंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चार सेक्शन दिया हुआ है पेपर 5 के लिए, ए बी सी एंड डी. सो ए सेक्शन जो है वो 25% यानी कि 25 मार्क्स के लिए है. बी सेक्शन इज़ फॉर 50 मार्क्स, सी सेक्शन इज़ फॉर 20 मार्क्स एंड डी सेक्शन इज़ फॉर 15 मार्क्स. सो ऐसे करके हम लोग का टोटल 100 मार्क्स कंप्लीट किया है. सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सा सेक्शन हम लोग को पहले करना चाहिए और कौन सा सेक्शन हम लोग को बाद में करना चाहिए, ताकि हम लोग को अच्छे मार्क्स मिले और हम लोग इजीली ये पेपर और ये ग्रुप यानी कि फर्स्ट ग्रुप हम लोग क्लियर कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, हम लोग इंडेक्स से समझ लेंगे कि हम लोग को कौन सा जो भी सेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा सेक्शन कम इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग ने सारे सेक्शंस और उसके मार्क्स लिख के लिया है. सी सेक्शन ए, उसमें हम लोग को 2 चैप्टर यानी कि 2 स्टडी नोट है. फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग और सेकेंड इज़ अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस. सो ये दोनों जो भी स्टडी नोट है वो दोनों मिला के 25 मार्क्स का है, जो भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में. उसके बाद सेक्शन बी ये ज़्यादा वेटेज के लिए है, दैट इज़ 40 मार्क्स. सो इसमें क्या क्या आता है हम लोग का, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें कैसे हम लोग का फाइनल अकाउंट जो भी रहता है वही हम लोग को इसमें करना है, और बैड डेट्स का एक पार्ट उन्होंने दिया हुआ है. सो वैसे देखा जाए तो ये पार्ट बहुत सिंपल है. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. अराउंड 16 मार्क्स का तो पूछा ही जाता है, 12 to 16 मार्क्स का होता ही है एनपीओ का क्वेश्चन एग्ज़ाम में. तो ये जो भी है एनपीओ का जो भी फाइनल हम लोग को स्टेटमेंट बनाने का रहता है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, वो इधर हम लोग को करना है. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी कि सिंगल एंट्री हम लोग ने जो देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को 12th में सिंगल एंट्री था. तो उसके बाद FY BCom में भी सिंगल एंट्री का पार्ट होता है. तो वही है ये, दैट इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सिंगल एंट्री का जो भी डेटा दिया होता है उसके ऊपर से हम लोग को ये बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है. तो ये थोड़ा सा वैसे देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये वाला पार्ट. तो हम लोग सीक्वेंस देखेंगे कि कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए. उसके बाद पार्टनरशिप, जो भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंश्योरेंस है, वो सारा पार्ट. वैसे देखा जाए तो ये भी पार्ट बहुत ही इजी है और एग्ज़ाम में इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आता ही है, यानी कि एडमिशन से आता है या फिर डेथ से आ सकता है या फिर इंसॉल्वेंसी, डिसोल्यूशन, बट मोस्टली रिटायरमेंट या फिर डेथ से क्वेश्चन मैंने तो देखा है. उसके बाद सेक्शन सी, दैट इज़ फॉर 20 मार्क्स. उसमें सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टीज़, हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये वाला पार्ट आता है. ये जो फर्स्ट 2 स्टडी नोट है, दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड रॉयल्टीज़, वो अच्छा पार्ट है. मतलब हम लोग ने अगर प्रैक्टिस किया तो वो इजीली आ सकता है. और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मेरा फर्स्ट ग्रुप का, तो उस टाइम पे पेपर नंबर 5 में ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, वो भी अराउंड 10 to 12 मार्क्स कुछ ऐसा ही पूछा था. एक 7 मार्क्स का था और दूसरा 10 मार्क्स का, ऐसा कुछ पूछा था. तो बहुत अच्छा वाला पार्ट है ये, हम लोग स्किप नहीं करेंगे. मोस्टली तो हम लोग को नहीं करना चाहिए एक्चुअली. उसके बाद हायर परचेस थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, उसमें हम लोग को ध्यान से करना ही पड़ता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट रहता है. ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ईजी है. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ज़्यादातर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसमें हम लोग को इजीली समझ में आता है. लेकिन ब्रांच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद सी सेक्शन डी इज़ फॉर 15 मार्क्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. थियरी है, पूरा थियरी पार्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. अगर हम लोग 1-2 बार भी रीड करेंगे तब भी हम लोग को ईजीली समझ आ जाएगा, इतना वो सिंपल पार्ट है. उसके बाद स्टडी नोट 12, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम लोग के वो. तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका
ओवरव्यू अगर हम लोग ने लिया तो भी चलेगा, यानी कि ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका नंबर और उसके आगे जो भी नेम है, मतलब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हम लोग को दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बाय हार्ट करना चाहिए। इसका रीज़न है, इससे क्या होगा, हम लोग को याद रहेगा। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम लोग को पूछा कि फॉर AS1 के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो हम लोग को वो पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये वाला पार्ट पूछ सकते हैं। मैच द पेयर्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्या नाम है, तो हम लोग को वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा AS के लिए, कौन सा नंबर के लिए कौन सा AS दिया हुआ है। तो हम लोग अभी सीक्वेंस देखेंगे कि हम लोग को कौन सा वाला सेक्शन पहले करना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी बात है, जो हाईली वेटेज वाला पार्ट है दैट इज़ दिस सेक्शन बी, ये हम लोग को पूरा पहले अच्छे से कर लेना चाहिए। सी फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, स्मार्ट वर्क अगर हम लोग कर रहे हैं, यानी कि कुछ पार्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग थोड़ा उस पर कम ध्यान दे रहे हैं या फिर स्किप कर रहे हैं। अगर बहुत ही कम टाइम है आपके पास तो कुछ पार्ट आपको स्किप करना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग पूरा बुक थोड़े समय में नहीं कर सकते, तो आप लोग को कुछ पार्ट स्किप करना ही पड़ता है। तो ऐसे केस में हम लोग को पहले ना हम लोग का पासिंग लेवल देखना चाहिए, मतलब हम लोग कितना स्टडी करेंगे तो उससे हम लोग पास तो हो सकते हैं ना, इसका गारंटी हम लोग को चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करना है, हम लोग को हाईली वेटेज वाला पार्ट देखना है। सो इधर सेक्शन बी में हम लोग को ज़्यादातर कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, ताकि हम लोग का 40 मार्क्स है ना वो कंफर्म हो जाए, और बाकी का जो भी मार्क्स है वो हम लोग को ऑब्जेक्टिव से मिल जाता है। थियरी में हम लोग कुछ ना कुछ तो लिख के ही आता है शॉर्ट नोट्स में, तो वो भी हम लोग का मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को सेक्शन बी यानी कि 40 मार्क्स का सेक्शन अच्छे से करना चाहिए। CS में कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो फाइनल अकाउंट्स में कैसे बैड डेट्स वाला पार्ट है, उसमें भी कुछ सम्स दिए हुए हैं हम लोग के स्टडी नोट में, स्टडी मटेरियल में। तो वो सम्स बैड डेट्स वाले हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 5 to 10 मार्क्स के लिए ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सो बैड डेट्स वाला पार्ट हम लोग को करना चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट जो भी हम लोग करते हैं वो वाला पार्ट है, वो ईजिली हो जाएगा। सो फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट होना चाहिए। NPO प्लीज़ किसी भी हालत में स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो कैसे ना वास्ट है, तो उसके ऊपर जो भी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब अराउंड 10 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी है वो आ सकता है। अभी मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो ऑफलाइन एग्ज़ाम था, उस टाइम पे कंफर्म मुझे पता है, मैंने पास्ट पेपर सारे चेक किए थे, तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे हर एग्ज़ाम में आया ही था। तो ये जो टॉपिक है यानी कि NPO, तो ये आपके लिए नॉलेजेबल भी बहुत है, क्योंकि इसमें कैसे रहता है कि पास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, वो सारा पार्ट है। तो हम लोग को ना वो कर के ना वो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हम लोग के क्लियर हो जाते हैं। तो नॉलेजेबल भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। मैं प्रोवाइड ये टॉपिक के जो भी इलस्ट्रेशंस है वो प्रोवाइड करने के लिए मैं ट्राई करूँगी। तो कुछ ही दिनों में शायद इसके जो भी इलस्ट्रेशंस है वो मैं अपलोड कर लूँगी, तो आप लोग उसके ऊपर से भी इसका स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये दिया हुआ है सिंगल एंट्री वाला पार्ट, दैट इज़ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाने का है। तो ये भी ना थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर से हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को ना कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग ने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए और प्रैक्टिस किए ना तो भी ये पार्ट ईजीली हो जाएगा। उसके बाद है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट। तो ये भी वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 12th में हम लोग का ये सारा पार्ट हो चुका है। तो ये भी बहुत ही सिंपल पार्ट है, हम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा मिला के हम लोग को 40 मार्क्स का बोला है। तो अगर 40 मार्क्स है तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट के लिए 10, दूसरे पार्ट के लिए 10, 10, 10 ऐसे करा के सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन तो आने ही है। तो अगर हम लोग ने 40 मार्क्स के लिए सारे टॉपिक अच्छे से किए तो हम लोग का 40 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि अगर सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्ज़ाम्पल NPO पूछा है, तो उसके और में हम लोग को सेक्शन बी से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। मोस्टली 99% या फिर 95% तो
सेक्शन बी से ही और में क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी और सेक्शन से आ जाएगा। तो यही लॉजिक लगा के मैंने ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से किया था जब मैंने प्रिपेयर किया था। मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि कैसे आप लोग को भी प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम लोग का पासिंग लेवल हो जाए। पासिंग के बाद हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करके स्कोरिंग तक पहुंच सकते हैं, ताकि हम लोग को एग्जाम्शन मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 40 मार्क्स का जो भी सेक्शन बी है वो आपको अच्छे से करना है। उसमें मेहनत है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो वैसे देखा जाए तो इजी नहीं है, तो उसमें मेहनत है, लेकिन आपको वो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज़ मैंने क्या किया था, उसके बाद सेक्शन ए के लिए 25 मार्क्स बोला है, यानी कि बी सेक्शन के 40 मार्क्स के बाद जो भी नेक्स्ट सेक्शन है जिसका वेटेज ज़्यादा है वो सेक्शन ए है। लेकिन वो मैंने थोड़ा साइड में रखा था, क्योंकि ये जो है ना वो वाला पार्ट थियरी वाला पार्ट है। सो थियरी करने में कैसा होता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद में कुछ याद नहीं रहता है। सो मैंने क्या किया, वो साइड में रखा। उसके बाद सेक्शन सी किया, दैट इज़ 20 मार्क्स का, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, उसमें कुछ नहीं है। अगर हम लोग को उसका लॉजिक समझ में आ जाए ना तो हम लोग ईजिली वो कर सकते हैं। और लक बाय चांस मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के ऊपर भी क्वेश्चन था और रॉयल्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन था, तो मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ था। सो रॉयल्टीज़ भी ना अच्छा टॉपिक है, उसमें नॉलेज भी मिलता है और हम लोग का जो भी है मार्क्स वो बढ़ जाता है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो। और जो हायर परचेस है वो मैंने रिस्क लेके उसको स्किप किया था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उसको प्रिपेयर कर सकूं। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कितना भी प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम पे टाइम पे हम लोग ने क्वेश्चन रीड किया तो अगर हम लोग को अच्छे से समझा ना तो हम लोग वो ईजिली कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ ज़रा सा भी हम लोग को अगर डाउट हो गया या फिर कन्फ्यूजन हो गया ना तो उसमें टाइम भी चला जाता है और आंसर तो सही आता नहीं है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट जनरली मैंने लास्ट में रखा था। लास्ट में मैंने 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ताकि अगर एग्ज़ाम में आया तो रिस्क ना हो, लेकिन इतना अच्छे से नहीं किया था। उसके बाद ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट मैंने अच्छे से किया था, क्योंकि वो वैसे देखा जाए तो सिंपल जो भी है वो टॉपिक्स है। सो ये मैंने अच्छे से किया था। FY BCom में मोस्टली हम लोग को वो रहता है। सो सेक्शन सी में मैंने हायर परचेस छोड़ के बाकी जो तीनों स्टडी नोट है वो अच्छे से प्रिपेयर किए थे, ताकि मेरा 20 मार्क्स तो नहीं लेकिन 15 मार्क्स तक हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग ने स्किप किया था। सो 15 मार्क्स तक का मुझे इधर कंफर्मेशन था। उसके बाद इधर सेक्शन ए दैट इज़ 25 मार्क्स वाला सेक्शन, ये जो है फर्स्ट स्टडी नोट, उसमें क्या है कि ये पूरा सब थियरी वाला पार्ट है इधर तक 1.3 तक। उसके बाद 1.4 में ना कैपिटल एंड रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो वाला पार्ट है। वो भी हम लोग का मोस्टली FY BCom में हो जाता है, कुछ नहीं रहता है उसमें, सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन सा एक्सपेंडिचर या फिर इनकम है वो कैपिटल रिसिट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हम लोग का पार्ट रहता है। और डेफर्ड रेवेन्यू वो सब कॉन्सेप्ट उसमें है, आप लोग को ये करना चाहिए। ये वाला पार्ट है ना वो शॉर्ट्स क्वेश्चन जो भी रहता है, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें कैसे रहता है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी वो लोग सब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो उस टाइम पे ये आ सकता है, तो आपको ये करना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग फॉर डेप्रेसिएशन, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर, तो ये भी आपको करना चाहिए। इसमें ना स्टार्टिंग के क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आपको वो इजीली आ जाएगा, तो आप लोग एंजॉय करके भी वो पार्ट कर सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन आपको स्किप नहीं करना चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आपको वो 1-2 बार तो एटलीस्ट करके लेना ही चाहिए, ताकि आप लोग को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आइडिया आ जाए। पेपर 5 जो ये पेपर है ना, इसमें बहुत सारे जन को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को इसमें ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्या है ना, ये एक तो वास्ट है, इसका बुक आपने देखा है कितना बड़ा है, और इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल पार्ट ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो प्रैक्टिकल पार्ट तो आएगा ही। तो प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उसके बाद है ना टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं आता है एग्ज़ाम के टाइम पे, ये बहुत सारे रीज़न है कि पेपर 5 बहुत सारे लोगों को वो टफ जाता है और उसके पासिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लोग प्रॉपरली प्लानिंग करके स्टडी करेंगे और
एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो आप लोग ईज़िली पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो हम लोग रैंकिंग करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है। सो इधर हम लोग ने सेक्शन ए में डिस्कस किया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको करना चाहिए। और ये जो पार्ट है ना, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, इसमें कैसे होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा नहीं जाता है, क्योंकि 25 मार्क्स का सेक्शन है तो उसमें ये दोनों के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें ऑब्जेक्टिव में चला जाता है, तो फिर जो भी मार्क्स बचता है उसमें से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग को सबको पता है उसके सम्स कैसे होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट है। कंसाइनमेंट एक अच्छा पार्ट है, ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कंसाइनमेंट के ऊपर। जॉइंट वेंचर में मैंने तो अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा था उस टाइम पे भी, लेकिन कभी कभी वो आ सकता है, छोटा सा एक क्वेश्चन बन सकता है। इंश्योरेंस क्लेम वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाने वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है और उसमें डेट्स का कैलकुलेशन रहता है। सो इंश्योरेंस क्लेम वाला पार्ट किया तो वो अच्छा है, लेकिन आप लोग लास्ट में कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो कर सकते हो, लेकिन पहले ही इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च मत कीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। सो हम लोग अभी रैंकिंग करेंगे कि हम लोग को कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए। हम लोग ने सेक्शन डिसाइड किया है, लेकिन उसमें भी कैसे होता है ना कि अगर हम लोग ने सेक्शन अभी बी करने के लिए दिया 40 मार्क्स का, उसमें हम लोग स्टार्टिंग में ही बैठ गए बैड डेट्स लेके। अगर आपको बैड डेट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग को प्रॉब्लम हो ही जाएगा कि बैड डेट्स में ही आप लोग उलझ जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे और आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो ऐसे केस में ये फाइनेंस का पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसमें कैसे होता है आपको है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो पार्ट आप लोग कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि जो भी पार्ट आप लोग स्किप कर रहे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख रहे हो, ओवरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इसीलिए जो पार्ट कर रहे हैं वो अच्छे से करना चाहिए। तो मैं अभी शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया था। मेरा तो पूरा इंटर और फाइनल का ग्रुप सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था। सो ये जो पेपर है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ था, ग्रुप 1। सो इसमें मुझे 65 मार्क्स मिला था। मैंने तो सेल्फ़ स्टडी किया है, इसके लिए कौन सा ही क्लासेस वगैरह नहीं लिया था, तो सेल्फ़ स्टडी से ही मुझे 65 मार्क्स मिला था। मैं आपको इसीलिए सिर्फ बता रही हूँ कि आपको भी मोटिवेशन मिल जाए कि आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी कर लोगे इजीली, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और मेहनत करनी पड़ेगी। सो मैंने क्या किया था मैं आपको बताऊँगी, ताकि आप लोग भी अगर वैसा ही फॉलो करोगे या फिर उसमें थोड़ा चेंजेस करके फॉलो करोगे तो आप लोग भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एग्जामिनेशन ईजीली आ जाएगा। सो मैंने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीओ अच्छे से किया था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक था 12th में। सो मैंने एनपीओ फर्स्ट ऑफ ऑल किया, ये सेक्शन में ही मैंने जो भी है वो पार्ट कंप्लीट किया। सो एनपीओ करने के बाद मैंने कंप्लीट किया फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट। सो ये स्टडी नोट नंबर 4 पहले किया, उसके बाद स्टडी नोट नंबर 3 किया, उसके बाद ये जो पार्ट है सिंगल एंट्री वाला पार्ट वो मैंने कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट मैंने पार्टनरशिप वाला पार्ट किया। सो पार्टनरशिप वाला पार्ट मैंने सीक्वेंस वाइज ही किया, एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ, वो सब पार्ट। सो ये हो गया 4th पार्ट ऑफ सेक्शन बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनपीओ किया, देन फाइनल अकाउंट किया, देन सिंगल एंट्री किया, देन पार्टनरशिप किया। इसमें से मैंने कुछ भी सिंगल वर्ड भी मैंने स्किप नहीं किया था। इसके पीछे यही रीज़न है कि अगर आप लोग कुछ पार्ट स्किप कर रहे हैं तो आप लोग ने जो पार्ट सिलेक्ट किया वो आपको अच्छे से करना है। सो 40 मार्क्स तो मेरा इधर कन्फर्म हो गया। सो ये पार्टनरशिप का ये जो भी पार्ट है नेक्स्ट वाला, अमलगमेशन, कन्वर्जन, वो सब उसमें कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा ही था, तो वो सब मैंने करके लिया। उसके बाद मैंने डायरेक्टली सेक्शन सी चालू किया। सेक्शन सी में मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ बैलेंसिंग कंप्लीट किया और उसके बाद रॉयल्टीज़ कंप्लीट किया। तो इधर तक का हम लोग का 4 नंबरिंग हुआ था। उसके बाद इधर 5th और 6th, देन मैंने हायर परचेस तो आपको बोला मैंने स्किप किया था। सो 6 के बाद मैंने इधर ब्रांच अकाउंट दैट इज़ 7 किया और डिपार्टमेंटल 8 किया। ओके, तो ऐसे सीक्वेंस में मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। हायर परचेस तो मैंने नहीं किया था, लास्ट में उसका कुछ 1-2 क्वेश्चन किया, सिर्फ उतना ही किया, ज़्यादा डिटेल में वो नहीं किया था क्योंकि मुझे वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था।
इधर हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल टॉपिक्स हम लोग को कौन से रैंकिंग से करना है वही देख रहे हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। इसमें थियरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो उसके बाद इधर 8 नंबरिंग तक हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट मैंने कंप्लीट किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद कंसाइनमेंट, देन जॉइंट वेंचर। 11 हो गया। 11 के बाद मैंने ये जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है ना वो लास्ट में रखा था, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। 11 के बाद मैंने 12 इधर कैपिटल रेवेन्यू वाला पार्ट कंप्लीट करके लिया। उसके बाद डेप्रेसिएशन वाला कंप्लीट किया, रेक्टिफिकेशन वाला कंप्लीट किया, और लास्ट में मैंने इंश्योरेंस क्लेम कंप्लीट किया। ओके, तो ये ऐसा सीक्वेंस बना के मैंने जो भी प्रैक्टिकल हम लोग का क्वेश्चन रहता है उसका प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल टॉपिक्स का प्रैक्टिस किया। अभी सेक्शन ए में कुछ नहीं है, अभी थियरी बचा। बेसिक्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो सब मैंने सिर्फ रीड करके लिया, 1-2 बार या फिर 3-4 बार कुछ रीड किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग को समझ आए। तो कॉन्सेप्ट्स के बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। कभी भी है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते समय क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यूमेरिकल्स है मतलब प्रैक्टिकल सम्स है उसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। और थियरी है ना लास्ट में, जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है, मतलब 2 महीना या फिर 1.5 महीना बाकी रहता है, उसके टाइम पे आप लोग को ये थियरी रीड करना चाहिए। क्योंकि है ना थियरी अगर स्टार्ट में रीड करोगे ना तो एंडिंग तक कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं ना या फिर टॉपिक्स रहते हैं उसका बर्डन आने लगता है, क्योंकि इसमें कैसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को है ना प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि थियरी कैसे रहता है, 1-2 बार रीड करोगे ना तो भी आप लोग लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो हम लोग को उसके बारे में पता ही रहता है। तो थियरी के ऊपर स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करके कुछ भी मतलब नहीं है। उससे बेटर है कि प्रैक्टिकल सम्स, क्योंकि प्रैक्टिकल सम्स है ना जो बुक में वो तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, उसी पैटर्न का आएगा। तो हम लोग को उस पैटर्न का प्रैक्टिस तो होना चाहिए। तो जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को बोल रही हूँ। तो आप लोग को भी मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। और लास्ट में जो थियरी है ना 1-2 बार रीड करो, 1-2 बार में नहीं समझ में आया 3-4 बार करो तो हो जाएगा। इधर हम लोग का सेक्शन ए का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी का भी हो गया, मैंने नंबरिंग किया तो कैसे किया था वो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। सेक्शन बी में भी इंट्रोडक्शन मतलब कुछ नहीं, थियरी है, बैड डेट्स का और ये प्रिपरेशन वो सब मैंने किया था। एनपीओ भी हो गया और सिंगल एंट्री हो गया। पार्टनरशिप वाला पार्ट भी हम लोग ने डिस्कस किया है। उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बहुत ईजी है, रॉयल्टीज़ भी अच्छा पार्ट है, और हायर परचेस तो मैंने आपको बोला स्किप किया था, 1-2 क्वेश्चंस किया था खाली। स्टडी नोट नंबर 10 दैट इज़ ब्रांच अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट, अच्छा पार्ट है, कर लो आप भी। उसके बाद अभी सेक्शन डी दैट इज़ फॉर 15 मार्क्स, ये आप लोग को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम टोटली थियरी है और इजी भी है। 1-2 बार भी करोगे ना आप लोग को इजीली आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा ही, क्योंकि ये तो थियरी है तो थियरी में ही पूछेंगे तो शॉर्ट नोट्स आएगा ही, आपको ये रीड करना चाहिए। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है ना, जो भी हम लोग को है ना वो पहले नंबर एंड उसका नेम, यानी कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये आप लोग को बाय हार्ट करना चाहिए। उसके बाद है ना उसमें क्या दिया है, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब क्या, उसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब क्या होता है उसमें, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है वो आप लोग को एटलीस्ट ओवरव्यू तो उसका पता होना चाहिए। तो ये आप लोग को रीड करके अगर पॉसिबल हो तो उसका नोट्स बना लो खुद से अपना, मतलब क्या आप लोग को समझा वो शॉर्ट में आप लोग बना लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग को रीड करने में आसानी हो जाए। और इन डेज भी वैसे ही आप लोग को करना है। ये भी वैसे देखा जाए तो थियरी पार्ट है, अगर उन लोग ने बनाया तो 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के ऊपर बना सकते हैं। ये तो 15 मार्क्स के लिए, तो इसमें से तो एक शॉर्ट नोट कन्फर्म है, यानी कि 4 to 5 मार्क्स का तो कन्फर्म है हम लोग को। तो बचा कितना 10 मार्क्स, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स वो सब पार्ट चला जाएगा। तो इसमें कैसा है, तो ये सेक्शन के ऊपर है ना ज़्यादा टाइम मत दे दो, क्योंकि ये थियरी वाला पार्ट है। 1-2 बार रीड करो और आगे जाओ। ये वाला पार्ट जो है ना उसमें गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएगा क्या आएगा, लेकिन
ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो इसी के लिए हम लोग को इसका ओवरव्यू लेना चाहिए, ताकि ये जो 15 मार्क्स के उसमें से हम लोग को अराउंड 7 to 8 मार्क्स का तो एटलीस्ट आ जाएगा लिखने के लिए। सो अभी हम लोग अगेन एक बार रिवाइज करेंगे कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आप लोग सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जनरली स्किप मत करो, ज़्यादा स्किप मत करो। सी फर्स्ट ऑफ ऑल NPO करना चाहिए, सेकेंड इज़ फाइनल अकाउंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, थर्ड इज़ सिंगल एंट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, फोर्थ इज़ पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इधर हम लोग का 40 मार्क्स का टेंशन चला जाएगा। पार्टनरशिप में इधर 2 टॉपिक्स है, उसको भूलना मत। सो इधर हम लोग का 40 मार्क्स का तो कंफर्म हो जाएगा। सो उसके बाद आप लोग को जाना चाहिए सेक्शन C पे। सो उधर हम लोग का 4th तक नंबर हुआ था। सो इधर 5th देन 6th दैट इज़ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टीज़ वाला पार्ट, ये आप लोग चाहिए तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद लेकिन एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट देख के जाओ, क्योंकि अगर डेथ या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आया या फिर NPO बहुत ट्रिकी आया, उसके और में अगर हायर परचेस हो तो आप लोग को करना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या करना है, तो कुछ तो लिख के आ सकते हो। सो हायर परचेस का 1-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देख के जाओ। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप लोग पूरा भी टॉपिक कर सकते हो। सो इधर ब्रांच अकाउंटिंग इज़ नेक्स्ट, देन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपको करना चाहिए। सो 8 हो गया। देन उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे सेक्शन A पे। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ सकता है। कंसाइनमेंट एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 11th यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट्स करना चाहिए आपको। उसके बाद है ना इंश्योरेंस क्लेम थोड़ा लास्ट में रखेंगे। 12 इज़ फॉर कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, ये आपको करना ही चाहिए। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिस मस्ट है, डेप्रिसिएशन कर लो। रेक्टिफिकेशन भी आप लोग को करना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। सो इधर हम लोग का सेक्शन A का स्टडी हो जाएगा, क्योंकि ये थियरी है, रीड कर लो, हो जाएगा। सो सेक्शन A हो जाएगा, उसका ही ये पार्ट है। सेक्शन B भी हम लोग ने डिस्कस किया, सेक्शन C भी हम लोग का डिस्कस हुआ है, और सेक्शन D में आप लोग को बोला कि ये जो पार्ट है वो कर लो, थियरी है, हो जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है। सो सेक्शन D का 15 मार्क्स का भी टेंशन चला जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेट करो सेक्शन B पे, उसके बाद C का पार्ट, उसके बाद A का पार्ट, और लास्ट में D का पार्ट। ओके, तो मैंने ऐसे ही किया था, तो मुझे 65 मार्क्स मिला था। आप लोग को उससे भी ज़्यादा मिल जाएगा। सो उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। जो भी स्टडी मटेरियल में ऑब्जेक्टिव्स दिया जाता है तो वो आप लोग को करना ही चाहिए, उसको इग्नोर मत करो या फिर उसको भूल मत जाओ। सो आपको करना चाहिए। उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट का MCQ का जो भी PDF रहता है वो आपको करना ही चाहिए। सो अगर आपका जो भी बुक है दैट स्टडी मटेरियल अगर आपका बहुत पुराना एडिशन है तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जो भी अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स रहता है वो आप लोग को डाउनलोड करके लेना ही चाहिए, क्योंकि उसमें चेंजेस रहता है, कभी कभी चेंजेस रहता है, या फिर जो भी नए क्वेश्चन है वो एडिशनल उधर दिए जाते हैं, तो आप लोग को अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। सो एक बार आप लोग को चेक करके लेना चाहिए कि आपका स्टडी मटेरियल और इंस्टीट्यूट का जो भी अपडेटेड स्टडी मटेरियल है वो सेम है कि नहीं है। ये सब स्टडी करने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करना है। और लास्ट में हम लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस करना ही है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता तो हम लोग पास्ट पेपर्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो ऐसे हम लोग को पेपर 5 का स्टडी करना है। तो इधर मैंने मेरा जो भी स्ट्रैटेजी था पेपर 5 स्टडी करने का वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।